सो स्टूडेंट्स आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। ठीक है ना। तो पहले हम डिस्कस करेंगे रिजिड बॉडी क्या होती है। ठीक है ना। जैसे नाम से ही पता चलता है, किसी को हम बोलते हैं रिजिड, तो हम कहते हैं कि ये बहुत ही रिजिड है। तो उस हमारे कहने का उस वक्त मतलब ये बहुत ही सख्त है, बहुत ही हार्ड है। तो रिजिड बॉडी मीन्स हार्ड बॉडी। हम मगर डेफिनेशन इस तरह से हार्ड बॉडी नहीं, हम डेफिनेशन मैंने लिखे हैं। A body in which the distance between any two constituent particles remains fixed under the application of an external force is known as rigid body। यानी अगर मैं कोई बॉडी लेता हूँ, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल कोई बॉडी यहाँ पे इस तरह से ली, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट मैं टू पार्टिकल लूँगा ऑन द बॉडी, ठीक है ना, और इसकी डिस्टेंस मैं लूँगा यहाँ पे r, फॉर एग्जांपल r, दिस पार्टिकल फर्स्ट एंड दिस पार्टिकल सेकंड। हमें क्या है, अ बॉडी इन विच द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कांस्टेंट पार्टिकल रिमेन्स फिक्स्ड अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर मैं इनको फोर्स अप्लाई करूँगा, फोर्स, चाहे वो फोर्स इनको डिस्प्लेस करे, चाहे वो फोर्स इसको डिस्प्लेस ना करे, अगर मैं कोई फोर्स इसको अप्लाई करूँगा, अगर इन जो पॉइंट्स यहाँ पे पार्टिकल्स दो हैं P1 एंड P2, अगर ये डिस्टेंस जो ये इनके दरमियान जो डिस्टेंस है P1 P2 इज इक्वल टू R, अगर ये R कांस्टेंट रह गई, सेम रह गई अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तब हम इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है ना, रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी में क्या होता है, जो भी पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही डेंस होते हैं और अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स उनकी डिस्टेंस चेंज नहीं होती है। ये डेफिनेशन इतनी है, ठीक है ना। तो अब अगर आप देखोगे वुड की कोई ब्लॉक है, वो उसको हम रिजिड बॉडी मान सकते हैं, या आयरन की रॉड है, उसको हम रिजिड बोल, या किसी और मेटल का सफियर ऑफ ले लो या कुछ और ले लो, तो ये रिजिड बॉडी, क्योंकि अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वुड ब्लॉक हो या आयरन रॉड हो या कोई और मेटल का चीज़ हो, इनकी डिफॉर्मेशन बहुत ही कम होती है, बहुत ही स्मॉल होती है, यानी इनके कांस्टेंट पार्टिकल की डिस्टेंस आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बहुत ही कम चेंज होती है, वेरी नेग्लिजिबल। तो इनको हम मान सकते हैं रिजिड बॉडीज। ठीक है ना। अब हम ये डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। अब मोशन ऑफ रिजिड बॉडी बहुत तरह के होते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्योंकि हमें इन डीप में नहीं पढ़ना है, हमें सेंटर ऑफ मास से अच्छी तरह से स्टार्ट करना है, फिर भी मोशन ऑफ बॉडी के मतलब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके मैं यहाँ पे आपको 3 फिलहाल टाइप समझाऊँगा। फर्स्ट है ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक। और सेकंड है रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। और थर्ड में हम इसके बगैर भी होते हैं, ये 3 तो नहीं, इसके बगैर भी होते हैं, इससे पैनिंग है और भी होते हैं। तो तीसरे जो है यहाँ पे थर्ड, तो हम रोलिंग मोशन, चला ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। जो ट्रांसलेशनल मोशन है इसमें तो ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, अगर कोई रिजिड बॉडी मूव करती है, हर एक पार्टिकल जो रिजिड बॉडी का है उसकी सेम वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस तरह से ट्रांसलेशन मोशन को, इफ बॉडी moves on horizontal surface in such a way that every particle has same velocity, यानी अगर बॉडी मूव करेगी, फॉर एग्जाम्पल रिजिड बॉडी है, अगर ये
मूव करेगी, इस तरह से करेगी जितने भी इसको पार्टिकल्स हैं, ये तो पार्टिकल से बनी है, हर एक चीज़ पार्टिकल से बना है, जितने भी पार्टिकल्स हैं अगर ये मूव करेगी ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन मींस दिस प्लेन, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी तो यहाँ पे आ जाएगी, तो हर एक पार्टिकल जो है इसकी वेलोसिटी जो है सेम होगी, ठीक है ना। अब हम देखेंगे रोटेशनल मोशन में लिख लेता हूँ ये क्या है। सो रोटेशन मोशन क्या है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, इफ द बॉडी रोटेट्स अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, यानी अगर कोई बॉडी रोटेट करेगी अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, यहाँ पे कोई बॉडी इस तरह से है, कोई बॉडी, ठीक है ना, कोई सर्कुलर बॉडी में लेता हूँ, ठीक है, या कोई व्हील लेता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ से ये रोटेट करेगी इस तरह से, इस व्हील को हम इस तरह से घुमाएंगे, तो ये रोटेट करेगी। इफ द बॉडी रोटेट्स अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, ये है एक्सिस यानी ए लाइन जो सेंटर में पास होती हैं, तो इसी के इर्द गिर्द ये जो व्हील है ये घूमता रहता है, जिस तरह साइकिल का व्हील होता है, ठीक है ना। इफ द बॉडी रोटेट्स अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस सच दैट एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन ए सर्कल विद द सेंटर ऑन द एक्सिस, यहाँ पे हर एक पार्टिकल जो ऑन द बॉडी है कितने सारे पार्टिकल्स होंगे, ऑन द सर्कमफ्रेंस होंगे, वो सारे के सारे इन सर्कुलर पाथ जो हैं, अगर ये डिस्क भी होगा इस तरह से, डिस्क भी होगा, पूरी डिस्क भी होगी, व्हील ना होगी डिस्क, यानी यहाँ पे ये इस तरह से होगी, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे मूव करेंगे इन सर्कुलर पाथ्स। इन सब का अगर यहाँ पे पार्टिकल है तो ये भी सर्कल बनाता है, ठीक है ना, और यहाँ पे कोई पार्टिकल है ये भी सर्कल बनाता है, यहाँ पे बाउंड्री पे कोई पार्टिकल यहीं भी सर्कल बनाता है, ठीक है ना। तो सारे सर्कलों का सेंटर क्या है, सेंटर इज ऑन द एक्सिस, तो ये हमने लिखा है सच दैट एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन ए सर्कल विद द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन, एक बॉडी जो मूव होते हैं फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये है ट्रांसलेशनल मोशन, और यहाँ पे जो है दिस इज ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है ना, ट्रांसलेशनल मोशन फ्रॉम वन प्लेस। तो जो ये सर्कुलर मोशन इसको हम बोलते हैं ये है रोटेशनल मोशन, ठीक। इसके बाद जो रोलिंग मोशन आ जाती है, रोलिंग मोशन बॉडी परफॉर्म्स ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन साइमल्टेनियसली, यानी यहाँ जो बॉडी है यहाँ पे बॉडी परफॉर्म्स ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से लिख सकते हो, ए बॉडी व्हेन इट परफॉर्म्स ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन साइमल्टेनियसली, तब हम उसको बोलेंगे द बॉडी इज इन द रोलिंग मोशन। जिस तरह से ये इस तरह से रोल करता है, इस तरह से पैर रोल करता है, एक जगह से दूसरी जगह भी जाता है, और जो जो पार्टिकल्स हैं इसके ऑन दिस पेन वो आपको सर्कुलर पाथ्स बनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रोलिंग मोशन को। यहाँ पे दिस रोलिंग मोशन बेसिकली दिस रोलिंग मोशन जो होती है रोलिंग मोशन इज इक्वल टू ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेटरी मोशन, यानी इसमें दो तरह के, एक ट्रांसलेटरी मोशन क्योंकि बॉडी एक जगह से दूसरी जगह तो जाती है, पहले यहाँ थी यहाँ पे आ गई, और जो ये पार्टिकल्स ऑन द बॉडी हैं वो सर्कुलर पाथ्स में भी ट्रैवल करते हैं, सर्कुलर पाथ्स बनाते हैं, तो ये बन गई रोलिंग मोशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हम देखते हैं, सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम और ए बॉडी, ठीक है, क्योंकि जो बॉडी होती हैं उसको हम सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि जो सिस्टम है बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जिस तरह बॉडी में होते हैं, रिजिड बॉडी में। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी
of a system or a body is a point where the whole mass of the system is supposed to be concentrated. इसका मतलब क्या है, यानी इस पॉइंट पे हमें लगता है कि सारा का सारा मास जो है बॉडी का है इसी पॉइंट पे कंसंट्रेट हुआ है, यानी मास जो है पूरा को पूरा इसी पॉइंट पे आता है. इसको हम बैलेंसिंग पॉइंट भी कहते हैं. जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम पेन को इस तरह से बैलेंस करते हैं, जिस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे पेन को बैलेंस किया, इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं. हमें लगता है कि पूरा का पूरा वजन इसी पॉइंट पे, यानी अगर जितना हम इस सेंटर ऑफ मास पॉइंट को कंट्रोल करेंगे, हम पूरी बॉडी को अच्छी तरह से मूव कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. तो यही सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है. अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स में लेता हूँ, यानी दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना. यहाँ पे दो मासेस हैं जिनको एक छोटे से आयरन रॉड से हमने कनेक्ट किया है. ये दिस इज मास m, दिस इज मास m, यानी इनका इक्वल मासेस हैं, यानी दो इक्वल मासेस हैं. जिस तरह से छोटे छोटे आयरन से पेयर्स हैं और उनके बीच में हमने पतली सी आयरन रॉड की है. तो इनका सेंटर ऑफ मास क्या आएगा जब ये इक्वल मासेस होंगे. जो मासेस हैं यहाँ पे इक्वल मासेस, ठीक है ना. तो वो पूरे बीच आ जाएगा यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो है, तो पूरे बीच में आ जाएगा, यहाँ पे आएगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना. इन द मिडल, यहाँ पे मिडल में आ जाएगा. कब आ जाएगा मिडल में? जब दोनों जो ये स्फीयर्स हैं, तो जो दोनों जो मासेस हैं इनका मास जो होगा इक्वल होगा, ठीक है ना. अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं दो डिफरेंट मास लेता हूँ, ठीक है ना. यहाँ पे दो डिफरेंट मास में लेता हूँ. दिस इज m1 और दिस इज m2. अगर यहाँ पे जो ये मास m1 है, m1 इज ग्रेटर देन m2, यानी मास m1 है m2 से ज़्यादा, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स जिसका मास ज़्यादा हो. तो ये टुवर्ड्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे इसके नज़दीक होगा ज़्यादा m1, क्योंकि इसका वजन है. तो सेंटर ऑफ मास टुवर्ड्स जिसका मास ज़्यादा होगा उसी की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है ना, उसी की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है. अब यहाँ पे मैं लेता हूँ फिर से फॉर एग्जांपल, ये मैंने दिए हैं मास m1 m2. तो फॉर एग्जांपल ये कोई पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास है इनका, ये है सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना. तो अगर मैं टुवर्ड्स अपर एंड सेंटर मास के ऊपर जो है कोई फोर्स अप्लाई करूँगा, तो ये रोटेट हो जाएगा, इस तरह से रोटेट हो जाएगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ, ठीक है ना. और अगर मैं इस तरह से लूँगा, इस तरह से यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से मैं यहाँ पे लेता हूँ, और अगर मैं बिलो द सेंटर ऑफ मास इसको जो है फोर्स अप्लाई करूँगा बिलो सेंटर ऑफ मास, तो ये रोटेट होगा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. रोटेट्स इन, यहाँ पे आप देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉक तो इस तरह चलती है, ठीक है ना. यहाँ पे जब जब हम सेंटर मास से नीचे इसको फोर्स अप्लाई करेंगे, इट रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर मैं यही सेंटर ऑफ मास में लेता हूँ, यहाँ पे दिस इज सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, ठीक है ना. अगर मैं इस पॉइंट पे जो ये फोर्स अप्लाई कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ना तो क्लॉकवाइज मोशन होगी, ना तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी. यहाँ ट्रांसलेशनल मोशन ऑनली. आप ये प्रैक्टिकल भी कर सकते हो. यहाँ पे अगर इसका फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए, तो एग्जैक्ट नहीं होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, जब मैं इस पे पॉइंट पे अप्लाई करूँगा, खाली ट्रांसलेशनल मोशन वहाँ पे आ जाएगी इस बॉडी की, तो ठीक है ना. तो ऑनली ट्रांसलेशनल मोशन उसको आ जाएगी, तो ये मूव हो जाएगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम.